Hello everyone, welcome back to the physics class. So today's topic is an important one, that is simple pendulum. Topic is simple pendulum. What is a simple pendulum and what is its time of oscillation? Okay, important topic is this. So what is simple pendulum? First of all, we should know. A simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and flexible string from a rigid spot about which it can rotate. A simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible, मतलब खींची नहीं जा सकती, एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड support, मतलब है क्या आपके पास, देखिए सिंपल पेंडुलम एक रिजिड स्पॉट जिससे कोई भी चीज़ आप हैंग कर सकते हैं, जैसे सीलिंग होगी छत, एक स्ट्रिंग धागा, कोई भी स्ट्रिंग मस्ट बी वेटलेस, लगभग वेटलेस ही होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, खींचे ना वेट लटकाने पर, एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि एक बार अगर खींच दिया आपने तो छोड़े तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ये नहीं है भी खींचने के बाद लेंथ इंक्रीज हो जाए हमेशा के लिए। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट, एक रिजिड स्पॉट से आपने कर दिया, इसके साथ में एक हैवी पॉइंट मास हैंग कर दो, दिस इज अ हैवी पॉइंट मास जो इसके साथ में हैंग है, सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। An ideal simple pendulum is difficult to achieve because we can have a point mass body, not weightless string. एक सिंपल पेंडुलम एक्चुअल में तो आइडियल सिंपल पेंडुलम हम बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज एक पॉइंट हैवी मास बॉडी लेना बहुत मुश्किल है और वेटलेस स्ट्रिंग लेना भी मुश्किल है। बिना वेट के अगर कोई भी बॉडी होगी तो उसका वेट तो होगा ना कुछ ना कुछ। In actual practice, a simple pendulum is obtained by suspending a small metal body by a long unspun cotton thread from a rigid spot. एक्चुअल में अगर आपने सिंपल पेंडुलम बनाना है, आप क्या करो, कॉटन का कोई एक थ्रेड ले लो जिस तरह का ये, इसके साथ में कोई एक मेटल का बॉब, मेटल की जो बॉल होती है वो लटका दो उसके साथ में, और इट बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम दैट वर्क्स एज अ सिंपल पेंडुलम। इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, center of gravity of the metallic bob lies exactly below the point of suspension S. Point O is called an equilibrium position or mean position of a simple pendulum. मान लीजिए अभी तक ये रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया, दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ, यहाँ पे सेंटर इसका ये और यहाँ से ये जो L लेंथ बनाई, L इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो L इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो एक्चुअल ये लेंथ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ही S हो गया, ये पॉइंट O हो गया, तो इसका जो है जो लेंथ बनेगी दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। दैट अ बॉब ऑफ मास m, दिस m इज कॉल्ड मास ऑफ बॉब। व्हाट इज m? दैट इज मास ऑफ बॉब। इसको बॉब बोलते हैं जो इसके साथ में लटकाया गया, ठीक है, हैवी पॉइंट मास बॉडी
थ्रेड हुज अदर एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड पॉड ऐसे, ये थ्रेड के एक एंड पे मास बॉडी है और दूसरे के ऊपर पॉइंट है सस्पेंशन का। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन E1 एंड रिलीज्ड, इसको क्या किया हमने, पकड़ के, इसको मैं पकड़ के यहाँ तक लेके आया ऐसे बॉब को, दिस इज E1 एक्सट्रीम पोजीशन, इसको पकड़ के ना ऐसे यहाँ तक लेके आया, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन E1। और अगर यहाँ लाके हम इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ये वापस ऑसिलेट करने लग जाएगा। स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट मेन पोजीशन एंड मोशन ऑफ बॉब इज सिंपल हार्मोनिक। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस, फिर इधर जाएगा ये, दिस इज E2, ओके। तो ये ऐसे ऑसिलेशन करने लग जाएगा ना, ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो इसका मोशन होगा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट द बॉब इज स्पेस टू एन एंगल थीटा, कितने एंगल पे इसको आपने ये किया था, दैट इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा, तो ये दूसरी तरफ कितने एंगल पे जाएगा, वो भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो थीटा। सो देन वेर इज, जब ये E1 पे है, एक्सट्रीम पोजीशन 1 पे है, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें लगेगा वेट, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg, W इक्वल्स mg, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वो डाउनवर्ड इसमें वेट लगा। नेक्स्ट टेंशन, टेंशन हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की तरफ लगती है, ये टेंशन इसमें इधर लगी, ओके। नाउ वेट के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये तो है ही, एक तो इसके स्ट्रिंग के अलोंग हो जाएगा और एक उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक स्ट्रिंग के अलोंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक बनेगा mg cos थीटा और एक क्या बनेगा, दैट इज mg sin थीटा। दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, रिजॉल्विंग वेट इनटू टू कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग वेट इनटू टू कंपोनेंट्स। नाउ जो t किसके इक्वल हो गया, दैट इज mg cos थीटा, अपोजिट में इक्वल, तो मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो mg sin थीटा इसको वापस सेंटर की तरफ लाना चाहता है, mg sin थीटा टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ मोशन इज अनबैलेंस फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। देख लो आप, mg sin थीटा वेट का कंपोनेंट है, ये फोर्स है और ये फोर्स सेंटर की तरफ लगी है एंड ट्राइज टू ब्रिंग बैक टू इट्स मेन पोजीशन। वो क्या करना चाहती है, जो पेंडुलम है उसको वापस मेन पोजीशन पे वापस लाना चाहती है, जो mg sin थीटा फोर्स है। सो फोर्स जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना चाहे वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसको हम F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा हमने लिख दिया, mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस F भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रीस्टोर करना चाहता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहता है, तो माइनस के बराबर लिख दिया, माइनस इधर चला गया। सो F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ओके। अब हम क्या करें, इस थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें, अगर ये लीनियर डिस्टेंस हम ले लें, ये लीनियर डिस्टेंस को हम कुछ भी ले लें, अगर मान लीजिए इसको x मान लिया हमने, ये क्या x, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ये रेडियस क्या बनेगी, इसकी लेंथ ही बनेगी स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एज एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू x बाय में l, थीटा इज इक्वल टू x बाय l। वैसे तो ये साइन थीटा आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपो हमने निकाला इसको एज इट इज, साइन थीटा क्या बनेगा, x बाय l, थीटा एंगल से हमें परपेंडिकुलर और ये हाइपो, क्योंकि इधर 90 डिग्री एंगल बनेगा ये, तो x बाय में l। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल थीटा इज इक्वल टू x बाय l, तो f इज इक्वल टू क्या बन गया, दैट इज mg, इसको पहले हमने थीटा रखा और थीटा को क्या कर दिया, दैट इज x बाय में l। पहले साइन थीटा को थीटा रखा, मैंने एंगल स्मॉल और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज x बाय में l, x बाय में l। देन व्हाट इज फोर्स, फोर्स एक्चुअल में होता है ma इज इक्वल टू माइनस mg x बाय l, m से m कैंसिल, तो वी गेट एक्सेलरेशन, कि ये जो बॉब है वापस कितनी एक्सेलरेशन से आएगा, दैट इज gx बाय l। ये बॉब कितनी एक्सेलरेशन से अपनी मेन पोजीशन वापस आएगा, दैट इज gx बाय में l, ओके। नाउ एज वी नो ये क्या कर रहा है, ये कर्व पाथ में जाएगा, एंगुलर मोशन करेगा, एज एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एज एंगुलर एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, अगर हम इनको इक्वल रखें देन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई में एल, एक्स टू एक्स कैंसल, एक्स से एक्स हुआ कैंसिल, यहाँ से आप ओमेगा अगर निकालना चाहो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। सो व्हाट विल बी ओमेगा, सो माइनस से माइनस भी ये कैंसिल ही हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। व्हाट इज जी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज एल, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नाउ वी हैव ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी वो टेंशन थी, ये टी टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं। ओके थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसलिए ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए, जो वो टी था ये टेंशन थी, ये टी टाइम पीरियड है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट जी बाई एल। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, टी उधर चला जाएगा, सो व्हाट विल बी दिस 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया कि एक सिंपल पेंडुलम पूरा ऑसिलेशन का, मान लो यहाँ से चला E1 गया, E1 से फिर O से फिर E2 और E2 से वापस कहाँ गया, O गया। तो इट मीन्स एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। तो अगर सिंपल पेंडुलम क्या समझ आ गया होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ से हम डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। क्लियर, ओके। सो अगर हम इससे बात करें फॉर्मूला से, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा टाइम पीरियड, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा क्या होगा टाइम पीरियड। ओके तो अलग अलग अगर लेंथ होगी तो अलग अलग टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का। और नाउ क्या टाइम पीरियड, ये जो बॉब हमने लिया था जिसका मास एम था, मास पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब पेंडुलम का जो बॉब है उसका जितना मर्जी मास हो उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। डिफरेंट डिफरेंट मासेस के अगर आप बॉब लेते हो पेंडुलम लेते हो तो उनका टाइम पीरियड विल बी सेम। ओके टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड रूट के, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना टाइम पीरियड, लेकिन ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा होगी तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड रूट के। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा। इसके अलावा अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 होती है तो अगर हम हाइट पे चले जाएं तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो डिक्रीज हो जाती है। अगर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स हाइट पे जाके जो पेंडुलम्स हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू कम हो जाती है, और जी की वैल्यू कम तो इसका मतलब वहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो एट हाइट टाइम पीरियड डिक्रीज। अगर डेप्थ पे जाएं तो भी ऐसा ही होगा। तो इट मीन्स हिल्स और माइंस में, हिल्स पे हाइट पे या माइंस में जो खदानें होती हैं अर्थ के नीचे, तो उनमें सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा टाइम उसको लगेगा ऑसिलेट होने में। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज। ओके नेक्स्ट एक होता है सेकेंड्स पेंडुलम। एक पेंडुलम और होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम हम किसको कहते हैं, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का हो। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, इसका मतलब उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगे, दैट इज 2 सेकेंड्स। अगर टाइम पीरियड हमें पता तो एल निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर बात करें 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उधर चला गया ये, अंडर रूट एल बाई जी इज इक्वल टू 2 बाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू होगी, अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। सो एल बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आपको पता, पाई की वैल्यू आपको पता, तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ, वी कैन कैलकुलेट दी लेंथ। जब हमने लेंथ कैलकुलेट की इसकी, तो सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ आई दैट इज 99.3 सेंटीमीटर। इससे आप कैलकुलेट करोगे लेंथ 99.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो सेकेंड पेंडुलम होगा उसकी लेंथ 99.3 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर होगी। तो उसका टाइम पीरियड जो, अगर पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर की होगी तो लगभग उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी व्हाट
2 seconds होगा, that is called seconds pendulum. Now next topic we are going to discuss different type of oscillations. First of all, the oscillations which are called undamped oscillations. Undamped oscillation. डैम्स का मतलब होता है, डैम्प्ड का मतलब होता है डाई आउट हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब ऑसिलेशन का खत्म हो जाना. अगर अनडैम्प्ड है इसका मतलब वो ऑसिलेशन जो खत्म नहीं होंगी, दे आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. Oscillations of a body executing simple harmonic motion in which amplitude of the oscillation remains same. मतलब एक जैसे पेंडुलम ही है, पेंडुलम यहाँ से क्या इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है एक साइड में वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड. तो हर बार पेंडुलम इधर जाए फिर इधर, 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 तो हर बार जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहे. ये नहीं है भी धीरे धीरे स्लो करता करता खत्म हो जाएगा, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन बनेंगे. तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होंगी, whose amplitude remains constant with time. एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो. मतलब जितने एंगल पे पहले घूम रही है एंड तक, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए, एंड तक उसी पे घूमती रहे, उसी तक पहुंचती रहे, दैट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. और सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस. सेकंड दे आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता चला जाए, डिक्रीज. जैसे एक आप धागा है मेरे पास, उसके बॉल बांध दी मैंने, अगर मैं उसको घुमाऊं तो अल्टीमेटली वो घूमता घूमता अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज. एक बच्चा बैठा है झूले पे, झूला उसको एक बार दे के छोड़ दो तो अल्टीमेटली उसका ऑसिलेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता होता और वो झूला रुक जाएगा वहीं का वहीं. तो उसका एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो whose amplitude decreases with time. whose amplitude decreases continuously with time. टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाए और अल्टीमेटली मीन पोजीशन पे आके बॉडी रुक जाए, दे आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. दे आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. अनदर टाइप ऑफ ऑसिलेशन आल्सो टू बी डिस्कस्ड, they are free forced and resonant oscillations. Another one is, first of all let us discuss what are free oscillations. What are free oscillations? Free oscillations क्या होती हैं, let us discuss. When a system capable of oscillating is displayed from its equilibrium position and then left free, it begins to oscillate with a definite frequency. This frequency depends upon intrinsic property, shape, elasticity of the body, is called natural frequency of the body. Such oscillations are called free oscillations. मान लो एक बॉडी है, मीन पोजीशन पे सेंटर पे थी, जैसे ये है, इसको आपने यहाँ पे ले जाके और छोड़ दिया, ये क्या करने लगा, ऑसिलेट. अगर ये ऑसिलेट करने लगा तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है. जितनी इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी खुद की, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी कैपेबिलिटी है, भी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये ऑसिलेट कर रहा है. दे आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन. द सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन इफ इट वाइब्रेट विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. कोई बाहर से फोर्स लगने रही, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस. दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन. और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जैसे नेक्स्ट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन. सेकंड इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस. फ्री ऑसिलेशन का एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे झूला पे बच्चा बैठा है, बच्चे को कोई पीछे से धक्का नहीं दे रहा, बच्चा अपने आप पैर जमीन पे लगाता है और फिर अपने आप ही ऑसिलेट कर रहा है. खुद पैर लगा रहा है, खुद ही फोर्स लगा रहा है, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना ऑसिलेट करेगा, वो फ्री था. अब आता है फोर्स्ड, मतलब बाहर से फोर्स लगेगा. When a body or system is compelled to oscillate with a frequency other than its natural frequency with the help of external periodic force. अब क्या आप झूले पे बैठे हो, झूला आप खा रहे हो, तो इसका मतलब पीछे आपके एक पर्सन खड़ा है, आपका फ्रेंड आपके पीछे खड़ा है, जैसे आप पीछे आते हो वो एकदम से आपको फोर्स लगा देता है, फिर आप पीछे आते हो फिर एकदम से फोर्स लगा देता है. इसका मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक हेल्प आपको मिल रही है.
एक फिक्स टाइम के बाद आपके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, दे आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। व्हाट आर दे कॉल्ड, फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज रेजोनेंस एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ सेटिंग अ बॉडी इनटू ऑसिलेशन ऑफ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड by influence of another vibrating body having same natural frequency is called resonance। क्या है, देखिए एक स्विंग है, दूसरा भी स्विंग है, झूला है, एक झूला जा रहा है ऐसे स्विंगिंग कर रहा है वो एक बच्चा, दूसरा पीछे बैठा है, दूसरे दो ऐसे स्विंगिंग है, ठीक है। अब जैसे ये आगे जाता है ये पीछे आता है, ये भी पीछे से कहाँ आ रहा है, आगे, ये इसको फोर्स लगाता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब दोनों वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए इसमें, दोनों वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए। एक वाइब्रेटिंग बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा हाइट पे जाएगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर पहला 1 सेकंड में 10 चक्कर निकाल रहा है तो दूसरा भी 1 सेकंड में 10 चक्कर ही निकाले। अगर दोनों वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब सेम होगी, तो एक बॉडी जो आगे है उससे उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा हाइट तक झूला आगे जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और उस टाइम की जो ऑसिलेशंस होंगी दे आर कॉल्ड रेजोनेंट ऑसिलेशंस, दे आर कॉल्ड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। व्हाट आर दे कॉल्ड, दैट इज रेजोनेंस, रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ओके, फ्री में क्या होता है, खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेगा, फोर्स में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रही है, रेजोनेंस में दो बॉडी जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है तो एक बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। रेजोनेंट ऑसिलेशन जो रेजोनेंस के बेस पे ऑसिलेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेंस ऑसिलेशंस। ओके, so this was the concept of today. We have discussed a simple pendulum, the most important topic. You must read it out again and again and prepare notes of that topic. So we will discuss another chapter, that is waves. This was the last topic of the oscillation. Now it's time for discussing the wave. We will discuss the wave in the upcoming lecture. So till then, thanks and have a nice day.